बिहार में यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य सभी राज्यों में यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, आरपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। आज दोस्तों आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आया हूं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में हम किन किन चीज़ों को अध्ययन के सामग्री के रूप में लेते हैं, उसका पूरा चार्ट के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों इस चार्ट को देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के दो स्रोत हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में विभाजित किया जाता है, भारतीय साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। उसी प्रकार पुरातात्विक स्रोत के अंदर अभिलेख, सिक्के और स्मारक को सम्मिलित किया जाता है और इन सबों को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में हम शामिल करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि तोमर ग्लोबल एजुकेशन नामक यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जहां आपको ये वीडियो मिलेगा। और तोमर ग्लोबल एजुकेशन के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है, वहां आपको कंटेंट मिलेगा। अब साहित्यिक स्रोत जो दो भागों में बटा था, अभी आपको बताए कि एक भारतीय साहित्य और एक विदेशी यात्रियों का विवरण। तो भारतीय साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है हमारा धार्मिक साहित्य, कैनोनिकल लिटरेचर, और दूसरा गैर धार्मिक साहित्य, नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। विदेशी यात्रियों को तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले भारत में रोमन ग्रीक विदेशी यात्री आए तो उनकी रचना, फिर चीनी यात्री आए तो चीनी यात्रियों का विवरण, और प्राचीन भारत के समाप्त होने के आसपास अरबी यात्री भारत में आए तो अरबी यात्रियों का विवरण। ये है हमारा साहित्यिक स्रोत। अब आइए, जो भारतीय साहित्य को दो भागों में बांटे थे, एक था धार्मिक साहित्य और एक था गैर धार्मिक साहित्य। तो अब धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटेंगे, एक है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा गैर ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण लिटरेचर, नॉन ब्राह्मण लिटरेचर। और इसी प्रकार गैर धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है ऐतिहासिक, डायरेक्ट इतिहास उसको पढ़ने से पता चलता है, जैसे कलहन की राजतरंगिनी, और एक है अर्ध ऐतिहासिक कि वहाँ डायरेक्ट नहीं पता चलता है, उससे निकालना पड़ता है, जैसे अर्थशास्त्र, कौटिल्य का या पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसको हम लोग अर्ध ऐतिहासिक साहित्य में रख सकते हैं। आगे सब डिटेल्स आएगा। अब आइए दोस्तों, भारतीय साहित्य को जो हम लोग बांटे थे, तो अब हम लोग इसमें देखें कि ब्राह्मण साहित्य के अंदर पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चार हैं। फिर आगे देखेंगे, इस चार्ट में इतना ही आ पाया। फिर इसमें तो महाकाव्य भी आता है, स्मृति, पुराण, वेदांग, सब कुछ आएंगे। तो अभी पहले ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को देखें तो वेद हमारे चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों पर आधारित ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की रचना की गई है। वेद हमारा पद्य में लिखा गया था, उसको गद्य के रूप में जो लिखा गया ब्राह्मणों के द्वारा, उसे हम कहते हैं ब्राह्मण साहित्य। तो ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण हैं,
उसी तरह अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण हैं, उसी तरह सामवेद के तैतरीय ब्राह्मण हैं, उसी तरह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण हैं, कृष्ण यजुर्वेद के जो है पंचविश और जैमिनी ब्राह्मण अलग अलग वेद के हैं जो आपको बताएंगे। सबका फार्मूला है हम बनाए हुए हैं। रैक तो ए फॉर ऐतरेक, के फॉर कैसितिकी। यजुर्वेद में जो है अथर्ववेद में अगो मु प्रमा, गो से गोपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद है कृतय कस्सवे, तो सॉरी कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय। उसी तरह जो है साता जय छा, ता से तांडय, पंचविश ब्राह्मण इसका हो गया। तो इस तरह से आगे बताएंगे आपको। उसी प्रकार जब वेद को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हुई तो उसके लिए जंगलों में बैठकर चिंतन करके जो ग्रंथ लिखा गया उसको कहते हैं अरण्यक। तो अलग अलग वेदों के अलग अलग अरण्यक हैं, जैसे तैतरीय, जैमिनी, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। और जब वेदों का आलोचनात्मक लिखने की बारी आई तो उसको कहते हैं उपनिषद। अलग अलग वेदों के अलग अलग हैं, छांदोग्य, कठ, बृहद, इस, केन, मुंडक और ऐतरेय। अब आइए दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य में 3 वेदांग, उपवेद और दर्शन। वेद तो नहीं है लेकिन उसका अंग है, उसको कहते हैं वेदांग। वो संख्या में 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उपवेद संख्या में 4 है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अंत में शिल्प वेद। इसी तरह दर्शन जो है वो 6 है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। अब आइए ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जब हम लोग महाकाव्य, स्मृति और पुराण को देखते हैं तो महाकाव्य में हम लोग पहले 2 महाकाव्य के बारे में स्रोत के रूप में लेते हैं, रामायण और महाभारत। उसी प्रकार कई स्मृति ग्रंथ हैं जिसको हम लोग स्रोत के रूप में लेते हैं, मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कल्याण स्मृति। पुराणों में 108 हैं, लेकिन जिन 12 पुराणों को प्रमाणिक मान्यता दिया गया है उसमें से कुछ ऐसे पुराण हैं जो हमें इतिहास में मदद करते हैं। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण। तो जैन साहित्य के अंदर अंग साहित्य है 12, उपांग है 12, प्रकीर्ण है 10, छेद सूत्र है 6 और अन्य कई ग्रंथ। तो 12 अंग में आयंगर सूत्र, भगवती सूत्र, नाया धम्म कहा। उपांग में 12 हैं लेकिन एक औपपातिक जानिए, प्रकीर्ण में 10 हैं, चतुसरन जानिए, छेद सूत्र में निशीथ और कल्प सूत्र परिशिष्ट परमन जैन साहित्य हुआ। अब दोस्तों इसी तरह बौद्ध साहित्य का जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में जिसका महत्व है, एक पाली भाषा और एक बौद्ध संकर संस्कृत भाषा। पाली भाषा में पिटक साहित्य और पिटकेतर साहित्य 2 है। पिटक साहित्य वो है जो भगवान बुद्ध के जीवन काल में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों ने जो कुछ भी कहा और भगवान बुद्ध उसका समर्थन किए, उसको पिटक साहित्य कहते हैं। पिटकेतर साहित्य भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो उनके समर्थन में लिखा गया वो पिटकेतर साहित्य। अब पिटक साहित्य 3 भागों में विभाजित है, विनय, सुत्त और अभिधम्म। भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए बनाए गए 227 और 311 नियमों का संग्रह विनय, आम जनता को दिया जाने वाला उपदेश सुत्त और अर्हत्व प्राप्त भिक्षुओं के लिए बताई गई बातें अभिधम्म। विनय पिटक में महावग, चुलवग, पातिमोक्ष ये सब बुक है। सुत्त पिटक में दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय इस तरह के ग्रंथ हैं। अभिधम्म पिटक में धम्मसंगिनी और पिटकेतर साहित्य में मिलिंद पहियों, महावंश और दीपवंश ये पुस्तक है जो हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य में लिखने में मदद करता है।
अब आइए बौद्ध साहित्य में जो संकर संस्कृत, यानी ये पूर्ण संस्कृत नहीं है, मिक्स है। महावत्थु, ललित विस्तर, सधर्म पुंडरी, गंड व्यूह, वज्र छेदिका, प्रज्ञा पारमिता, ये सब कुछ मुख्य पुस्तकें हैं जिसकी सहायता से हम प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण कर पाए। अब गैर धार्मिक साहित्य में दो हैं, एक है ऐतिहासिक साहित्य और एक है अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऐतिहासिक का मतलब है कि वो सीधे सीधे इतिहास की जानकारी देगा। तो अर्थशास्त्र, राजतरंगिनी, प्रबंध चिंतामणि, रासमाला, हर्षचरित, 10 कुमार चरितम, पृथ्वीराज रासो, कुमारपाल चरित, कीर्ति कौमुदी, ये हो गया ऐतिहासिक साहित्य। और अब देखें अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। अष्टाध्यायी, वार्तिक, गार्गी संहिता, महाभाष्य, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, बृहद कथा मंजरी, कथा सरित सागर, स्वप्न वासव दत्तम, कामसूत्रम, पंचतंत्र और मृच्छकटिकम। अब आइए दोस्तों विदेशी यात्रियों का विवरण। सबसे पहले यहाँ आए यूनानी रोमन लेखक, तो उसमें हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक किताब को लिखा। तो अब सब में लेखक अभी ही बता देंगे तो आगे के लेक्चर में क्या बताएंगे, इसलिए किताब जानिए। लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर, इंडिका, हिस्ट्री ऑफ वॉर, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, नेचुरल हिस्टोरिका, ज्योग्राफी और सार संग्रह। चीनी यात्रियों में फाहियान की यात्रा, सीयू की और वैनसांग की जीवनी, ये 3 किताब। और अरबी यात्रियों में अलबर्नी ने लिखा है किताब उल हिंद, तो उसके बारे में जानिए। तो इस तरह से दोस्तों आज आपको एक चार्ट के रूप में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बताए। तो चलिए दोस्तों अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।